नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई सीटों पर अब उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा हाई हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा के इस ऐलान ने सियासी पंडितों को भी चौंका दिया है। 6 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट में करहल सीट से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। सपा ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उनमें करहल से तेज प्रताप सिंह यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मलकीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मझवा से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि सपा ने जिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने 2022 विधानसभा में जीत हासिल की थी। ये 2 सीटें हैं फूलपुर और मझवा। इन सीटों पर सपा की गठबंधन साथ ही कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाकी की 4 सीटों पर क्या फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी कर दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 10 में से 5 सीटों पर सपा के उम्मीदवार जीते थे। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि सपा जिन सीटों से जीती थी उनको अपने पास रख ले, लेकिन बाकी सीटें जहां उसे हार मिली थी वो उनके लिए छोड़ दें। सपा 2 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस की डिमांड घटकर 4 सीट पर आ गई और अब पार्टी 3 सीटों मीरापुर, फूलपुर और मझवा को अपने लिए मुफीद बता रही है। कांग्रेस की दावेदारी 5 सीटों से शुरू होकर 4 और अब 3 सीटों तक आती दिख रही है, लेकिन सपा है कि सांस ही नहीं ले रही है। सपा सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दे रही है। पार्टी परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य अपने परिवार का पालन पोषण करना है। वे धर्म और जाति और पीढ़ियाँ की जो बात करते हैं वो सिर्फ एक दिखावे की राजनीति है। जब जब उनको मौका मिला है देने का तो उन्होंने सिर्फ घूम फिर करके अपने परिवार को ही दिया है। और आज भी उपचुनाव में जो कैंडिडेट दिए हैं वो परिवार के व्यक्तियों को ही दिए हैं। आम कार्यकर्ता या आम उनके समर्थक के लिए टिकट नहीं है। यह समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसको दिखाता है। देखिए, कैंडिडेट उतारना ये सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 10 के 10 विधानसभा सीटों पे, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। तो पार्टियां अपना कैंडिडेट तो उतारेंगी। और रहा सवाल, देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद का, हम तो चाहते हैं वो भी अपना परिवार बढ़ाएं, अपने परिवार के लोगों को टिकट दें। वो क्यों नहीं अपने परिवार बढ़ाने का काम करते हैं? देखिए, ये परिवारवाद नहीं, ये संघर्षवाद है, ये समाजवाद है। और ये 10 की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतेगी और एनडीए को बुरी तरीके से हराने का काम करेगी। खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, सपा प्रवक्ता मिशम जैदी जी और कांग्रेस प्रवक्ता एचएन उपाध्याय जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए, जिस तरह से अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट भी होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप लोग उम्मीद कर रहे थे जिन सीटों की, वो सीट आप लोग नहीं जीत पाए। अब इस उपचुनाव में देखना होगा कि कितनी सीटें आपके हिस्से में जाती हैं। लेकिन सपा यहां पर बाजी मार रही, क्योंकि सपा ने अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जिनमें से 2 सीटें आप पिछली बार जीते थे। देखिए भागीरथ जी, समाजवादी पार्टी इस तरह की घोषणाएं हमेशा से करती रही है और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदलने की पुरानी शौकीन के लिए आदी है। 13 बार इन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बदले हैं। तो कोई समाजवादी पार्टी की सूची अंतिम है, इसको न हम मानेंगे न यहाँ कोई उत्तर प्रदेश का जो इस तरह की चीजों का जानकार होगा मीडिया कर्मी वो मानेगा। ये तो केवल उन्होंने एक कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की गरज से एक सूची जारी की है, क्योंकि कल रिजल्ट आया, हरियाणा से कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी और कांग्रेस वहां औधे-मूर्छित हुई है। तो उसके सहयोगी दलों ने यहां से लेके महाराष्ट्र तक अलग अलग धुन बजाना शुरू कर दिया है। उसी निमित्त समाजवादी पार्टी ने भी अपना दबाव बनाते हुए सूची जारी की है। नहीं तो आज इस सूची को जारी करने का कोई औचित्य नहीं था। तो ये सब केवल अंदर खाने एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। न इसको हम गंभीरता से लेते हैं,
न इसको यहाँ का मीडिया गंभीरता से लेता है। और मुझको लगता है कि कांग्रेस को केवल दबाव बनाने के लिए इस तरह की सूची जारी की, उनको समझने दीजिए कौन कितनी सीटें पाता है, कौन मांग रहा है, कितनी मिल रही है, कितना ये देते हैं, कितना वो पाते हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, मिशम जैदी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मिशम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, जैदी जी, आपने सुना होगा विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कल ही जिस तरह से रिजल्ट आया हरियाणा का, वहां पर बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी है, उसके बाद यहां पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, कांग्रेस पहले 5 सीटें मांग रही थी इस उपचुनाव में, लेकिन वो फिर ऐसा पता चला कि शायद 4 में, अब 3 की बात भी सामने आ रही है। लेकिन अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो हमने देखा लोकसभा चुनाव में कई नाम आप लोग की तरफ से डिक्लेयर कर दिए गए थे, लेकिन ऐन पहले ही कई बार नाम चेंज किए गए। कई सीट तो ऐसी थी वहां पर 2-3 बार नाम चेंज किए गए। तो क्या ये दबाव बनाने की रणनीति कर रहे हैं, या फिर ये फाइनल नाम है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, सोच समझकर इनके नाम डिक्लेयर किए गए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई भी नाम डिक्लेयर अपने मन से नहीं होता है, ये संगठन की राय से होता है। इसमें महत्वपूर्ण चर्चा होती है और तमाम पदाधिकारी जो भी हमारे संगठन के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला करके, और लगातार आपने देखा था कि इस तरह के मंत्रणा चल रही थी और मंथन हो रहा था, और बैठने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। अगर उसमें कभी कदार ऐसा होता है कुछ नामों में बाद में कहीं ना कहीं कोई विकल्प तलाशा जाता है, और या कोई विरोध रहता है, या किसी तरह का कोई मुझे लगता है समीकरणों के उद्देश्य से नामों को पार्टी द्वारा वापस दिया जाता है, और वो भी एक संगठन के द्वारा बैठ करके हमारे संगठन के अंदर वार्ड अध्यक्ष से लेकर के हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष तक सभी लोगों का मंथन होता है और सभी लोगों की एक राय ली जाती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह के एक तरह से तानाशाही रवैया अपना करके और बड़े उद्योगपतियों को नाम शामिल किए जाते हैं। हमारे यहाँ जमीन से जुड़ी पार्टी है, हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, पीडीए के धरातल पर राजनीति करने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। तो उस ही समीकरण के ऊपर बैठ करके हमारे यहाँ चर्चा होती है और फिर उन नामों को दिया जाता है। और हालांकि ये भी देखा जाता है कि क्षेत्र की जनता का भी उद्देश्य सामने रखा जाता है कि हमारे क्षेत्र की जनता का क्या रुझान है, क्या चाहती है हमारे क्षेत्र की जनता, और कौन हमारी जनता, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जनता के लिए कौन नेता, कौन विधायक और कौन कार्यकर्ता खरा उतर सकता है। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस तरह का निर्णय साहू जी लिया। नहीं, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग ने लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीत कर आए, लेकिन यहां पे लग रहा है कि कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस पहले 5 सीटें मांग रही थी, हालांकि देखिए 5 से वो 4 की बात कर रही है, 3 की बात कर रही है, और उनमें से मीरापुर, फूलपुर और मंझवा, ये कांग्रेस सीटें अपने लिए मुफ्त मांग रही थी, और जिसमें से फूलपुर और मंझवा में आप लोग की तरफ से यहां पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया गया। तो क्या आप लोग अपने ही दम पर उतरने वाले हैं? कांग्रेस को आप बिल्कुल साइड रख रहे हैं, और जिस तरह से कल हरियाणा का रिजल्ट आया, क्योंकि जिस तरह से घेर रहे हैं आप लोग, कई दूसरे सहयोगी दल भी घेर रहे हैं कि कांग्रेस अपने अहंकार में तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। क्या उपचुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं आप लोग, या गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए, स्वाभाविक से हरियाणा के अंदर कांग्रेस से कुछ गलतियां तो हुई, उनके शीर्ष नेताओं से, उनके शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी, जिसमें उनकी अंदरूनी आपसी कलह भी सामने दिखाई दी गई, और वो जनता के सामने है। तो लिहाजा जिस तरह से जो पार्टी अगर अपने आप को और अपने नेताओं का एकजुट ना हो पाना, इसकी वजह हरियाणा में देखी गई। और हरियाणा का समीकरण और उत्तर प्रदेश का समीकरण, हर प्रदेश का समीकरण अपना अलग अलग प्रभाव रखता है। हालांकि रही बात लोकसभा चुनाव की, तो ये भी कहना गुरेज नहीं है कि लोकसभा में और आपके विधानसभा चुनावों में काफी अंतर होता है, और जो कि हालात विधानसभा उत्तर प्रदेश के अगर देखे जाएं तो कांग्रेस का वो जनाधार नहीं है। वो ठीक है कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनके लोग हैं, और वो अगर हमें लगेगा या हमारे शीर्ष नेतृत्व को कहीं लगेगा तो हम साथ जोड़ने का भी काम करेंगे। और अगर कांग्रेस को
ये दिखाना है बड़ा दिल दिखा करके कि जो हमारे क्षेत्र हमारी पार्टी है, अब तो हमारी जो है राष्ट्र में सेकंड नंबर पर पार्टी आ चुकी है समाजवादी पार्टी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय ले रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर कोई साथ आता है तो सबसे पहले गठबंधन के लिए तो हम ही लोग हाथ उठाते हैं, तो चाहे बहुजन समाज पार्टी के लिए हो या कांग्रेस के लिए हो। और इस तरह से अगर तानाशाही रवैया अपनाया जाता है और कहीं ना कहीं घमंड के अहंकार के आधार पर आप बहुजन ठीक है, समाज आपने पार्टी को आपने देख- शब्द का इस्तेमाल किया तानाशाही। उपाध्याय जी, ये तानाशाही शब्द आप लोग बीजेपी को लेकर अक्सर कहते आए हैं कि बीजेपी का केंद्र नेतृत्व है वो तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन जैदी साहब तो कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा, घमंड के तौर पर लिया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? वो सीधे आप लोग की पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं आप लोग। एक बात कही कि नहीं ठीक है, अगर बात मैंने कही, ये लेकिन वो बहुजन शब्द का समाज इस्तेमाल पार्टी तो किया ना कर आपने। वही वही आप मैंने ही के शब्द में इनको कह रहा नहीं, हूं, नहीं, क्योंकि वो आप दिल में ये होगा अगर तभी तो समझ जुबान में के- निकला। जैदी साहब, मैंने जैदी ये साहब, बहुजन समाज वो पार्टी दिल में के लिए होगा बात तभी तो कही जुबान में निकला है कि ना। किस तरह से बहुजन समाज पार्टी आज धरातल पर पहुंच चुकी है। मैंने बहुजन समाज पार्टी की बात की। जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता इस देश में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी कार्यों का सामने से आकर विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारों, युवाओं की समस्या, गरीबों की समस्या, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की समस्या, जातिगत जनगणना की बात सामने से आकर कर रहे हैं और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी से डरो मत के नारे पर व्यावहारिक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं अपने को, निश्चित रूप से देश के आम लोगों की विश्वास उनमें बढ़ा है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद। उपाध्याय जी, कल ही रिजल्ट आए हैं, कश्मीर में जितनी सीटें थी कांग्रेस की उससे कम हो गई है। हरियाणा में आप लोग तीसरी बार एक उम्मीद के साथ थे कि चलिए तीसरी बार कम से कम हमारी सरकार बन जाएगी, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन तीसरी बार बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली और वो भी ज्यादा सीटों के साथ। लेकिन वही कह रहा हूं, ठीक है आप जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वापस हम उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर लौटे, यहां पर तो आप लोग पहले 5 सीटों की मांग कर रहे थे, फिर 4 पे, 3 पे, अब 2 पे, लेकिन जो 3 सीटें थी तकरीबन जहां उम्मीद कर रहे थे आप, मीरापुर, फुलपुर और मजवा, यहां पर तो सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं फुलपुर और मजवा में। तो कैसे गठबंधन के लिए अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग भी आप अपने दम पर उतरेंगे मैदान में? हमको बोलने दीजिए ना भाजी हाँ। जी, आप परेशान मत हुए। परेशान नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं आपसे, परेशान तो आप हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह आप भी परेशान हो रहे हैं, ऐसी चर्चा मत करिए। हम लोग का गठबंधन उपाध्याय है, जी देखिए, गठबंधन मैं वही रहेगा। कह रहा हूं, अगर आप भारतीय ये नहीं जनता समझ पार्टी पाएंगे की कि कौन इच्छा पूरी परेशान नहीं है, होगी। कौन सवाल कर रहा है, देखिए, तो जनता के मूड को नहीं समझ पाएंगे आप। हमारे शीर्ष नेताओं की बात लगातार समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता से हो रही है और उस पर निर्णय जल्दी हो जाएगा। देखिए, किसी को भी, चाहे हमारे सहयोगी हो चाहे विरोधी हो, ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी से हटकर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी जैसी जो है, जो तंत्र का दुरुपयोग करती है जिस तरह से, उनसे पार नहीं पाया जा सकता है। हम सभी लोग सहयोगी एक दूसरे के सहयोग से ही लोकसभा चुनाव में 240 पर इनको जो 400 का नारा था, 400 पार था, उस पर रोका, सबका सहयोग रहा है। कांग्रेस पार्टी से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को हम हरा नहीं सकते हैं। उपाध्याय जी, हमारे भी लेकिन सहयोग है। लेकिन लेकिन फुलपुर और मजवा, यहां पर आप लोग अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यहां तो प्रत्याशी घोषित कर दिए सपा ने। नहीं, आपके पास गया है क्या लिस्ट दावेदारी का? जी, आपके पास लिस्ट है क्या कि हम कहाँ दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, लेकिन कुछ अंदर खाने से खबर तो आती है, हम भी मीडिया वाले उपाध्याय जी, अंदर खाने की बात ऐसा तो नहीं है, अंदर हम लोग भी खाने मीडिया वाले वाले, कुछ अंदर खाने से खबर तो हम भी रखते हैं कि किन सीटों पर आप लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने 4 सीट छोड़ी हुई है, हो सकता है और कभी कभी बदलाव भी हो जाता है विशेष परिस्थितियों में, तो बातचीत चल रही है और हम लोगों का निर्णय हो जाएगा। इसी तरह के लोकसभा चुनाव में भी आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन हुआ और उत्तर प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराया। जिस तरह से दलितों, गरीबों, माइनॉरिटी और पिछड़ों में हमारे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ बढ़ाई है, हमारे प्रासंगिकता है, हर जगह है, उत्तर प्रदेश में भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2019 में समझो बहुजन समाज पार्टी जो कि बहुत मजबूत गठबंधन था, गठबंधन किया था, क्या परिणाम आया? कुछ नहीं परिणाम आया। लेकिन 2024 में हम लोगों ने गठबंधन किया तो बहुत ही सुखद परिणाम आया। तो हमारी प्रासंगिकता है, इसको सबको समझ भी रही है, समझना भी चाहिए। अगर हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में मार्क्सवादी
पार्टी का कोई आधार नहीं है। हमने एक सीट चुनाव के लिए दिया था। आम आदमी पार्टी से भी बात चल रही थी, लेकिन पूरी बात हुए बिना ही उन्होंने 20 सीटों पर चुनाव प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्या हम ही लोग जिम्मेदार थोड़ी है? हम तो बड़ा दिल दिखाकर हर जगह गठबंधन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमको 20-21 सीट मिली थी, 13-14 सीट हमने जीता और सबसे अधिक लोकसभा की सीट जीतने वाली महाराष्ट्र में हम पार्टी बने। ठीक है, लेकिन आपने जो बड़े दिल की बात कही, आपने कहने का इशारों इशारों में कह दिया है कि जैदी साहब कि अखिलेश यादव भी इनके बड़े दिल को समझे और इनके दिल को तोड़े नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि आप प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भी हो, लोकसभा में यही सब आप लोग कह रहे थे कि नहीं गठबंधन नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन गठबंधन हुआ और नुकसान हुआ, आपको इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग अभी कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन कम से कम अभी 4 सीट बची हुई है। हो सकता है यहां पर भी गठबंधन हो जाए तो बड़ा कांटे की टक्कर होगी आप लोग की यहां पर। नहीं, बिल्कुल गठबंधन इनका हो जाए, ये मनचाही सीट पा जाए, समाजवादी पार्टी उनको सीटें दे दे, ये तमाम चीजें ऐसी हैं भविष्य के गर्त में है। मांग क्या रहे थे, मिल क्या रही है, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसका उत्तर अभी नहीं कोई दे सकता। जिस तरीके से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में ठेला दिखाया, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ठेला दिखाया, अब आम आदमी पार्टी कह रही दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी 6 घोषित कर दिए, जो बची 4 सीटें उस पर भी क्योंकर वो इनको हिस्सा देंगे, समझने की बात है। तमाम चीजें ऐसी हैं भागीरथ जी जो आप पुराने परिपेक्ष से देख कर तब समझ पाएंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह की अवहेलना समाजवादी पार्टी की गई और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की, मुझको नहीं लगता कि कोई जो जमीनी राजनीतिक दल होगा वो दोबारा कांग्रेस से पींगे बढ़ाएगा। कांग्रेस देना नहीं जानती है, कांग्रेस लोगों के ऊपर सवारी करके आगे बढ़ना जानती है। कांग्रेस कभी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती, इसका बहुत पुराना इतिहास है। जरा सा भी कांग्रेस को लगेगा कि हमारी स्थिति अच्छी है, कांग्रेस वहां सहयोगियों को लात मारने में परहेज नहीं करती और यही हर जगह करती जा रही, मुंह खाती जा रही है। हमें इनके इस गठबंधन से कोई लेना लादना नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपने चुनाव की तैयारी में हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। हमारे सारी विधानसभाओं के प्रभारी घोषित है, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और समय आने पर हम प्रत्याशी भी घोषित करेंगे। हमारे यहाँ चूंकि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, तो वहां से घोषित होकर के आएंगे। हमारे यहाँ कोई सपा सुप्रीमो की तरह नहीं कि जेब से निकाल के घोषित कर दिया, जब आया तब बदल दिया। एक सीट पे लोग 13 बार प्रत्याशी बदले हुए हैं, इनका रिकॉर्ड रहा है। हमें इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हरियाणा का रिजल्ट आने के बाद प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उससे एक मैसेज तो साफ है कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को उसकी हैसियत बताने का मन बना चुकी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है जैदी साहब, क्या वाकई जिस तरह से हरियाणा के रिजल्ट आए हैं उसके बाद आप लोग ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के यहां पर मूड में नहीं है? फिर भी 4 सीटें अभी बची हुई हैं, तो क्या कुछ सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, या फिर कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में नहीं है, या फिर मुश्किल से जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है उससे बहुत कम सीटों में यहां पर आप लोग गठबंधन करेंगे अगर होगा तो? कोई रार होना नहीं चाहिए, ये उपचुनाव है, इसमें इतना ज्यादा सरकार से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है और इस तरह से हल्के में भी नहीं लेना चाहिए इलेक्शंस को, वो चाहे उपचुनाव ही क्यों ना हो या कोई प्लेटफॉर्म में कोई छोटा प्रधानी का चुनाव क्यों ना हो, चुनाव होता है तो उसमें हो सकता है। स्वाभाविक रूप से राहुल जी भी बड़े नेता हैं और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, राहुल जी से कोई बैर नहीं है और वही काम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के प्रदेश के लोगों के लिए करना चाहते हैं, राहुल जी को उसमें आना पड़ेगा और हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा। हो सकता हो कि ये जो 4 सीटें हों इनमें बैठ करके जो अभी जहां पर रोकी गई हैं सीटें, जैसे आपकी गाजियाबाद की सीट है और कटे वो अभी आपकी इसमें बिल्कुल मीरापुर है, अलीगढ़ है, कुंदर की है, मीरापुर है, कुंदर की, ये सब जो अभी होल्ड करा गया है
तो स्वाभाविक है कि उस पर चर्चा हो रही होगी, नेताओं से बात हो रही होगी। लेकिन हरियाणा में जो रिजल्ट आया, क्या इसका असर यहां पर होगा? बार्गेनिंग पावर आप लोग की यहां पर बढ़ गई है सपा के पास? देखिए, हरियाणा के अंदर भी जो रिजल्ट आया है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कुछ गुटबाजी की वजह से और अंतर कलह की वजह से और जिसमें आपस में समन्वय न बैठ पाने की वजह से हरियाणा के अंदर इस तरह का रिजल्ट आया। और हालांकि इनके बड़े नेताओं ने ये आरोप भी लगाया कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने काउंटिंग में बहुत स्लो किया और काफी टाइम लगाया, कई जगहों पर शिकायत आई कि ईवीएम की बैटरी 90% थी, उसकी शिकायत भी की गई और उन सीटों पर देखा गया कि वहां पर कांग्रेस के लोग हारे। तो उस पर मंथन कर रही है कांग्रेस पार्टी बैठ करके। हालांकि जिस तरह से जो रिजल्ट थे और जो जिस तरह के समीकरण हरियाणा में आ रहे थे, उससे ये लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सरकार बना पाएगी। ये बात सच है, बट ये है कि हार हार है और जीत जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की और उसके जाहिर सी बात है कि हमारी जो एथलीट्स थी उसको जीतने के बावजूद भी लोगों ने पसंद किया। जाहिर सी बात है कि लोग महिला को सपोर्ट में आए और वहां की जनता ने उनको जिताया और उनको जिता करके उनको विधानसभा भेजने का काम किया। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बार गौर से मंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए किसी भी पार्टी को कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हर छोटा नेता और बड़ा नेता सबको बराबर से सम्मान मिलना चाहिए। ये सोच करके ठीक है, लेकिन उस वक्त आप एक तानाशाह शब्द आपने इस्तेमाल किया था, वो क्यों? आखिर वो दिल से जुबान पर क्यों आया था? वो ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के मैंने हमेशा सवाल उठाया है कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। और तानाशाही की बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने देखा बहुजन समाज पार्टी का हाल क्या हुआ, कमरे में बैठ के ट्वीट करके एक तानाशाही रवैया कि अगर उनको वोट नहीं देता है तो वो सामने से लिखती है मुसलमान वोट नहीं करता। अभी उन्होंने फिर ट्वीट किया कि मुझे जो है वो जाटों ने वोट नहीं किया। जाट तो आप निकलो, आप जाट के लिए कुछ करो। आप कितनी सरकार रही, इतने साल रहे, आपने क्या किया दलितों के लिए? आपने हमेशा उनके नाम पर वोट मांगा, उनकी उसी तरह से, और आप दलित से दौलत की बेटी के नाम से प्रचारित हो गई, लोग आपको जानने लगे। तो मुझे लगता है कि जनता की सुनना पड़ेगी और आज की डेट में जनता फौरन फैसला लेती है। ठीक है, और ठीक है उपाध्याय जी, देखिए भले बसपा की बात कर रहे हैं जैदी साहब, लेकिन इशारा आपकी तरफ भी है और इशारा आप ही की तरफ है, क्योंकि जिस तरह से सारी बातें कर रहे हैं कि यहां पर देखना पड़ेगा आपको। और वाकई हरियाणा का जो रिजल्ट सामने आया है, यहां पर कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर अब उतनी मजबूत स्थिति में नहीं रहेगी। ये सिर्फ ये चुनाव नहीं, आने वाले जो भी चुनाव होने वाले हैं, चाहे हम बिहार के चुनाव की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर क्या वाकई आप लोग की बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी और कम हो गई है? सपा जितना देगी उतने में संतुष्ट करेंगे, अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं करेंगे? देखिए भागीरथ जी, आप कितना हूँ कहिए, हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया, इस 10 उपचुनाव 10 सीट पर हम लोग फिर खदेड़ने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी, सफल भी होंगे। आप जो बार्गेनिंग पावर की बात करते हैं, जब गठबंधन है, मन मिल रहे हैं, तो इसमें बार्गेनिंग क्या? चाहे 10 सीट पर कोई लड़े, चाहे 1 सीट पर लड़े, 2 सीट पर लड़े, 4 सीट पर लड़े। उपाध्याय जी, राजनीति में अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर पार्टियों के पास अगर सीटें नहीं होगी चुनाव लड़ने के लिए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। जिसकी जितनी, अब देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है हमारी अपेक्षा। तो ठीक है, समय मेरे पास कम है, बस इतना मुझे बता दीजिए कितनी सीटें चाहते हैं आप लोग? बस 4 सीटें बची है जहां पर नामों का ऐलान नहीं किया सपा ने। कितनी सीटें की उम्मीद आप लोग की? देखिए, ये कितनी की संख्या की बात हम नहीं करेंगे, हम लोगों की बात हो रही है, जितनी सीट पर बात बन जाएगी उतनी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जितनी सीटों पर बात बन जाए, लेकिन देखना होगा। लेकिन ये सत्य है कि हरियाणा के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं सपा मजबूत स्थिति में है जरूर, और देखना होगा किस तरह से आप लोग गठबंधन यहां पर सामने एक बार फिर से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, विवेक श्रीवास्तव जी, मिशम जैदी जी, एचएन उपाध्याय जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी इस गठबंधन ने सीटें जीती थी। भाजपा की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन अब हरियाणा में रिजल्ट जो आया है उसका असर यहां कितना होगा, सीटों में क्या गठबंधन हो पाएगा तो कांग्रेस की कितनी, उसके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी ये भी देखना होगा, और रिजल्ट में क्या कुछ असर होगा ये भी देखना होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले तेज।